नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे ख्याल से बिल्कुल अच्छे होंगे। मैं ओम पांडे, आपका गाइड, आपका दोस्त। डेली 30 सेशन हम लोग रोज करते हैं। रोज ये प्रयास क्यों करते हैं? रोज किए गए प्रयास सफल होते हैं, इसीलिए हम रोज आते हैं, डेली आते हैं। नाम ही इसका डेली 30 रखे हैं। करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। एक दिन ऐसा आएगा, यही अभ्यास रंग लाएगा। यही अभ्यास आपको सफल बना देगा। यही अभ्यास आपको इतना आगे पहुंचा देगा। यही अभ्यास आपको इतना दूर तक लेके जाएगा कि आप वहां तक देखने की हिम्मत अभी नहीं कर पा रहे हैं। एक झटके में सारे सपने आपके साकार हो जाएंगे, लेकिन वो झटका अचानक नहीं आता है। उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और ऐसे ही प्रयास हम रोज करते रहते हैं। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आज के इस एपिसोड में, जिसमें हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संगठन है उनकी बातें करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छुटपुट कई चीजों को मिलाकर हम बातें करेंगे, और यूनो की भी बात होगी, G20 की भी बात होगी। अक्सर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, वहां तक पहुंचाने की कोशिश मैं आपको करूंगा। और बाद में हम करंट अफेयर के भी प्रश्नों को देखेंगे। करंट अफेयर के जो प्रश्न होंगे उनकी संख्या 10 होगी, जो हम लास्ट में, और 20 प्रश्न इन संगठनों पर हम देखने जा रहे हैं। G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा, और ये जो प्रश्न है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है। 2022 में डिसाइड किया गया है कि G20 संगठन की मेजबानी भारत करेगा। G20 जो समूह है 1999 में ये गठित किया गया था, और G20 समूह वैश्विक अर्थव्यवस्था का तकरीबन 80% प्रतिनिधित्व करता है। इसका हिस्सा जो है वो पूरी अर्थव्यवस्था को आप देखेंगे तो 80% अर्थव्यवस्था इसी के अंतर्गत, इन देशों के, इन सदस्य देशों के अंतर्गत आ जाती है। ये सदस्य देश आपके यहाँ पर दिए हुए हैं, और भारत इसका प्रतिनिधित्व करने जा रहा है। ये बड़ी बात है। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा 4 हो गए। चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत ये 8 हो गए। इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया 12, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका 16, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ, ये G20 के सदस्य देश। और भारत इसका क्या करने जा रहा है? भारत करने जा रहा है इसका प्रतिनिधित्व 2022 में, और ये बहुत गर्व की बात है। बात समझ में आ रही है? कोई छोटी बात ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न हम देखते हैं। G7 में रूस कब शामिल हुआ था? G7 में रूस कब शामिल हुआ था, ये पूछा जा रहा है। G7 1997 की बात है, जब रूस इसमें शामिल हुआ था, तब ये G8 हो गया था। क्या हो गया था? G8 हो गया था। और 2014 में रूस को क्रीमिया विवाद के बाद इस समूह से फिर निष्कासित भी किया गया। जब भी ये चर्चा चलती है तो ये प्रश्न इतिहास से उठाकर आपसे पूछ लिया जाता है। और G8 के बाद जब ये बाहर हुआ 2014 में, तब फिर से ये G7 के रूप में परिवर्तित हो गया। ठीक है। और G7 का कोई भी औपचारिक संविधान नहीं है। G7 के बारे में अगर आप कहें कि कोई औपचारिक संविधान का ये लोग फॉलो करते हैं, तो कोई औपचारिक संविधान इसका नहीं है, और इसका कोई मुख्यालय नहीं है, ये भी जानिए। जिसका कोई निर्धारित मुख्यालय भी नहीं है। वार्षिक शिखर सम्मेलन इसके होते हैं, उन्हीं के दौरान जो भी बातें होती हैं वही नजीर होती हैं, उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ यहाँ पर चलता है ना। और G7 का कोई भी औपचारिक संविधान और मुख्यालय ना होना, और इतना बड़ा ये संगठन ऐसे चलना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है। तो ये कब हुआ था, जरा G7 को गूगल करके एक बार और पढ़ लीजिएगा, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। हम तो प्रश्न यहाँ पर करते ही रहते हैं। अरब पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन की स्थापना कब हुई थी? अरब जो पेट्रोलियम निर्यातक देश हैं, उनकी स्थापना आपसे पूछी जा रही है कि कब हुई थी। अरब पेट्रोलियम निर्यातक देश, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरब पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसको क्या कहते हैं? ओपेक कह देते हैं। और इसकी स्थापना 1968 में की गई थी, 1968 में की गई थी। उद्देश्य क्या था? तेल उद्योग से संबंधित जो आर्थिक गतिविधियां हैं, उनके संबंध में जो विभिन्न देश हैं उनसे गठजोड़ मजबूत करना, तेल उद्योग में हितों की सुरक्षा को ध्यान में रखना। जिनके पास तेल है वो इतना ना महंगा कर दें। आज क्या समस्या है? पेट्रोल और डीजल के दाम बहुत बढ़े हैं, और पेट्रोल और डीजल के दाम जब खूब बढ़ जाते हैं
तो सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, क्योंकि भाड़ा बढ़ता है और भाड़ा बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन की लागत जो बढ़ती है और ट्रांसपोर्टेशन की लागत बढ़ने से हर एक चीज महंगी हो जाती है। तो ये सब ना हो पाए, थोड़ा सा वो बैलेंस रहे, ऐसा ना हो कि अनियंत्रित हो जाए, इन्हीं सब के लिए इसका शुभारंभ किया गया था। और इसका मुख्यालय जो है वो कुवैत में है। कहाँ पर है? कुवैत में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इसका उत्तर दीजिए। पैसिफिक आइलैंड्स फोरम का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? पैसिफिक यानी कि प्रशांत द्वीपों का जो मंच है, आपसे अगर कहा जाए प्रशांत द्वीपों का मंच, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये सुआ में स्थित है और सुआ पड़ता है फिजी द्वीप समूह में। अक्टूबर 2000 की बात है, दक्षिणी प्रशांत मंच का नाम परिवर्तित करके पैसिफिक आइलैंड फोरम कर दिया गया था। और प्रथम बैठक 1971 में इसकी, वैसे देखा जाए पैसिफिक आइलैंड जो ये अभी तक पहले चल रहा था दक्षिण प्रशांत मंच, ये 1971 से ही चला आ रहा था, ठीक है। और 2000 में इसका नाम बदलकर ये रखा गया था। और फिजी द्वीप समूह में सुआ पड़ता है, वहीं पर इसका मुख्यालय स्थित है। 16 सदस्यीय इसमें है, यानी कि 16 स्टेट इसमें, मतलब कंट्री इसमें शामिल है। और निवेश, राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय मामलों, विकास और आर्थिक मामलों पर ये लोग बात करते हैं। और ये इम्पोर्टेंट है प्रशांत क्षेत्र में, प्रशांत जो पैसिफिक ओशियन का क्षेत्र है, पैसिफिक ओशन क्षेत्र में ये इम्पोर्टेंट है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो एशिया प्रशांत आर्थिक जो सहयोग है, इसको एपेक बोलते हैं। तो ओपेक वो रहा और ये एपेक है, ठीक है। तो एपेक का मुख्यालय जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय स्थित है सिंगापुर में। और इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। 1989 में इसकी स्थापना की गई थी। उद्देश्य था व्यापार और निवेश के उदारीकरण द्वारा स्वतंत्र और खुले व्यापार का विकास करना, है ना। इन क्षेत्रों में, एशिया प्रशांत क्षेत्र में जो देश स्थित हैं, उनके बीच में खुला व्यापार स्थापित हो सके, विचार विमर्श हो सके, ठीक है, ऐसा संगठन बना के ऐसा काम करने का लक्ष्य रखा गया था। और इसका मुख्यालय सिंगापुर में है, एपेक का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है उत्तर दीजिए। यूरोपीय ओम्बुड्समैन लोकपाल को 1995 में प्रारंभ किया गया था और इसका मुख्यालय लक्जमबर्ग में है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि 1995 में जब आप लोकपाल मेंस में पढ़ते होंगे तो वहां पर भी आपको पढ़ना होता है 1995 में ये यूरोपीय ओम्बुड्समैन लोकपाल को प्रारंभ किया गया था। ये बिल्कुल सही है। और इसका उद्देश्य यूरोपीय संघ की समस्त संस्थाओं में जो कुप्रबंधन था, कुप्रबंधन को खत्म करना, करप्शन को खत्म करना, जन शिकायतों को सुनना, और जन शिकायतों को सुनना ही नहीं उनका निवारण करना, ये उद्देश्य था। और इसका मुख्यालय स्ट्रासबर्ग में है, लक्जमबर्ग में नहीं, स्ट्रासबर्ग में। और स्ट्रासबर्ग पड़ता है कहाँ पर? ये पड़ता है फ्रांस में, ठीक है। तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोनों बातें समझ में आ गई? पहला सही था, यहाँ पे गलत था क्योंकि ये स्ट्रासबर्ग में है, और ये दूसरा गलत हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जीआईसी लेक्चरर का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो हमारी सीरीज चल रही है, उनको जरूर देखें, वो बहुत लाभकारी सीरीज है। और करंट अफेयर की सीरीज है, ऐसे ही जीएस की सीरीज चल रही है। तो उन सीरीज को आप देख के अपनी तैयारी अपग्रेड कर सकते हैं, अच्छी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आगे के प्रश्न पर काम। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए 109 के सब्सक्रिप्शन पे आईएएस प्रेप एकेडमी ऐप पर यह उपलब्ध है और इसको आप ले सकते हैं। ये मंथली सब्सक्रिप्शन है, इसमें डेली का टेस्ट आपको मिल जाता है, वीकली टेस्ट आपको मिल जाता है और ये पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड करा देते हैं। अगला जो प्रश्न है, यूरोपीय कमीशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यूरोपीय कमीशन जो है ये यूरोपीय संघ में कई का संगठन है, उसमें से एक यूरोपीय कमीशन है और इसके सदस्य जो है वो 5 वर्ष तक कार्यरत रहते हैं। यूरोपीय कमीशन में जो सदस्य बनते हैं, यूरोपीय कमीशन यूरोपीय योग्यता के लिए, यूरोपीय क्षेत्रों में एकता स्थापित हो जाए, यूरोपीय एकता यानी यूनिटी के लिए की गई संधियों और उनके प्रावधानों के संरक्षक का कार्य करता है। और इसका मुख्यालय जो है पूछा जा रहा है, हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? तो ये ब्रुसेल्स में स्थित है और ब्रुसेल्स पड़ता है आपका बेल्जियम में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ब्रुसेल्स पड़ता है बेल्जियम में। यूरोपीय संघ में ये यूरोपीय कमीशन पड़ता है और ये इसका मुख्यालय बेल्जियम ब्रुसेल्स में है। यूरो मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ था?
आप बार बार डॉलर की बात करते हैं, आप यूरो की बात करते हैं, तो यूरो मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ था? यूरो मुद्रा का जो चलन है वो 1 जनवरी से शुरू हुआ था। सबसे आसान तो इसकी डेट याद रखना है, सन याद कर लीजिए 2002। आप डेट कैसे याद करते हैं? मैं तो डेट ऐसे याद करता हूँ, एक मेथड होता है। 2002 में आप सोचिए कि आप किस क्लास में थे और उस समय की चीजों को याद करिए, फिर रिलेट कर लीजिए इससे कि उसी समय यूरोपीय मुद्रा का चलन कुछ ऐसे मोटा मोटे ऐसे हुआ था, मैं इस क्लास में पढ़ रहा था ऐसे। तो ऐसे चीजें याद रहती हैं, है ना। तो 19 या आपका डेट ऑफ बर्थ, डीओबी के आसपास बहुत सारी चीजें, है ना। आपका 10th, 10+2, है ना। इस तरीके से आप जो क्लासेस, आपका ग्रेजुएशन जो हुआ है, आपका पीजी हुआ है ना, इस तरीके से, या आपकी किसी से मुलाकात हुई है तो उसके आसपास इर्द गिर्द फैक्ट को बिठाया करिए, तो ये बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगे। जैसे आपका बर्थडे है, उसके आसपास की 2-4 दिन, हफ्ते भर की डेट आगे पीछे की सब याद कर लीजिए। आपके किसी चाहने वाले का बर्थडे है, उसके आसपास हर रिश्ते का उपयोग करिए। उपयोग का मतलब यहाँ स्वार्थ वाला उपयोग नहीं है, यहाँ पर उपयोग का मतलब है कि याद करने में चीजों को। 1 जनवरी 2002 से यूरो मुद्रा का चलन प्रारंभ हुआ था, और यूरो जो मुद्रा है वो यूरोपीय जो क्षेत्र है, यूरोपीय यूरो क्षेत्र की मुद्रा है। और ये यूरोपीय संघ का सर्वप्रमुख उद्देश्य क्या था? यूरोप के लोगों के लिए संघ को लगातार निकट लाना, नागरिकों की सुरक्षा के लिए निर्णय आसान करना। और यूरोपीय संघ की कार्यसूची में कई है, जैसे एम्स्टर्डम संधि का क्रियान्वयन, नागरिकों के नए अधिकार की बात इसमें की गई, आवाजाही की स्वतंत्रता की बात की गई, यूरोपीय संघ की संस्थाओं की को शक्तिशाली बनाने की बात की गई, रोजगार उत्पन्न करने की बात की गई। तो ये सब इसके उद्देश्य है। इसी कारण से यूरो मुद्रा का चलन भी 1 जनवरी 2002 को किया गया कि सब जगह एक मुद्रा चलेगी, यूनिटी आ जाएगी, एक तरीके से ट्रांजैक्शन होगा, एक तरीके से चीजें होंगी, तो काफी आसान हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आर्थिक सहयोग और विकास संगठन अक्सर चर्चा में रहता है, इसको आप क्या कहते हैं? ओईसीडी जिसको कहते हैं, है ना। तो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन जो है, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय स्थित है कहाँ पर? पेरिस, फ्रांस में। पेरिस में स्थित है और यह है फ्रांस में। ओईसीडी जो सदस्य हैं, ये बहुत उच्च आय वर्ग वाली अर्थव्यवस्थाएं इसमें शामिल हैं। मानव विकास सूचकांक यानी कि एचडीआई जिनका बहुत उच्च है, अगर इसके बारे में ऐसा कहा जाए, ओईसीडी सदस्य जो है वो हाई एचडीआई वाले हैं, एचडीआई इनका हाई है। यहाँ का जो आप कह सकते हैं, इनकी जो आय है, आय वर्ग इनका कैसा है? ये हाई, इनका आय भी है, इनकम भी इनका हाई है। और विकसित देशों के रूप में इनको हम जानते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज के रूप में इनको हम जानते हैं। तो ये सारी की सारी बातें सही होंगी, इसमें कोई बात गलत नहीं है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बेनिलक्स क्या है? कभी कभी आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं ना, ज्योग्राफी में पूछ लिए जाते हैं, आपको लगता है अरे बेनिलक्स क्यों पूछा गया? कोई जरूरी नहीं है। देखिए, यूपीएससी का जो पैटर्न होता है वो करंट से जीके की तरफ जाता है, जीएस की तरफ जाता है। पीसीएस का जो पैटर्न होता है उसके लिए ये सब कुछ नहीं, करंट का उनका अलग चलता है और ये अलग चलता है, जीएस का उनका अलग चलता है। पेपर सेटर ने कुछ भी उठाया, उसकी नजर गई और उसने कह दिया कि बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग के बीच जो समझौते का परिणाम बेनिलक्स था, इसको हम पूछेंगे, तो वो पूछ लेगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा, नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग, बेनिलक्स। तो बेल्जियम का बी लीजिए, नीदरलैंड का यानी ये लीजिए, और लग्जमबर्ग का एलयूएक्स लीजिए। तो एनई, एलयूएक्स और बी, इस तरीके से ये बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग ये मिलके बेनिलक्स का निर्माण करते हैं। और बेनिलक्स जो है ये 1944 में एक समझौता हुआ उनके बीच में, उसी में अस्तित्व में आया समझौ, और फिर संशोधन हुए। और इसके अंतर्गत जो सदस्य राष्ट्र हैं अपने बीच चुंगी व्यवस्था को पूरी तरीके से खत्म करने की बात करते हैं, आयात पर एक समान टैरिफ की बात करते हैं। कहने का मतलब यह है कि इनके बीच जो व्यापार होगा उसमें किसी तरीके का कोई टैक्स नहीं, आवाजाही पे कोई पाबंदी नहीं, तो हर तरीके से ये आसान हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, विश्व बैंक की रियायती ऋण देने वाली खिड़की अर्थात उधार, उदार ऋण, उधार नहीं, ऋण माने तो उधार होता ही है, उदार ऋण, है ना, लिबरल लैंडिंग की बात की जा रही है। तो ये खिड़की किसे कहा जाता है, इस नाम से कौन जाना जाता है? तो आर्थिक विकास संघ है, जिसको आप आईडीए कहते हैं, आईडीए यानी कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, अंतरराष्ट्रीय विकास संघ। इसको विश्व बैंक की अनुषंगी संस्था के रूप में जाना जाता है।
विश्व बैंक की अनुषंगी संस्था के रूप में इसको जाना जाता है, सब्सिडरी के रूप में इसको जाना जाता है, और ये रियायती ऋण देने वाली, उदार ऋण देने वाली खिड़की के तौर पर भी जानी जाती है। 24 सितंबर 1960 को इसकी स्थापना की गई थी और इसकी सदस्यता बैंक के सभी सदस्यों के लिए खुली है। जो वर्ल्ड बैंक के, विश्व बैंक के सदस्य हैं वो इसके भी मेंबर हो सकते हैं और सभी सदस्य इसके लिए मेंबर बनने के लिए एलिजिबल माने जाते हैं। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए और विभिन्न कार्यक्रमों के लिए ऋण और सब्सिडी भी देता है, अनुदान देने का ये कार्य करता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? आईएमएफ की बात जब होती है तो आईएमएफ का एक तो आपसे स्थापना वर्ष भी पूछा जाता है। 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। संयुक्त राज्य में पड़ता है, न्यू हैम्पशायर, वहां पर ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद में, मतलब उसी के आधार पर इसकी स्थापना की गई थी। आपसे पूछा जाता है कि इसमें मेंबर कितने हैं, तो 189 इसके सदस्य देश हैं, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी बोर्ड में ये प्रत्येक देश जो इसमें वित्तीय महत्व जैसे रखते हैं उसी हिसाब से उनकी वैल्यू भी होती है। उद्देश्य क्या है और इसका मुख्यालय है कहाँ? वाशिंगटन डीसी, ये ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य आप पढ़ लीजिए, वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना। मौद्रिक सहयोग, केवल हिंदी चीनी भाई भाई करने से काम नहीं चलेगा, कुछ पैसे का आदान प्रदान भी, सहयोग किया जाए, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित हो पाए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सतत आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिल सके और दुनिया भर में गरीबी को कम करने के लिए काम किया जा सके। तो गरीबी को कम करने का काम भी ये लोग करते हैं, ठीक है। तो समझ गए बात? तो ये आपसे अगर स्टेटमेंट दे दिया जाए कि आईएमएफ का कौन सा उद्देश्य है या नहीं है तो आप आसानी से कर लेंगे ना? बिल्कुल कर लेंगे। आप बहुत शेर लोग हैं, आप ऐसे कंप्यूटर हैं जो शेर टाइप के कंप्यूटर हैं, दहाड़ेंगे तो पूरा पेपर का हॉल घूम जाएगा, कॉपी जब चेक होगी तो मशीन फट जाएगी कि इतने क्वेश्चन कैसे सही हो रहे हैं, क्योंकि आप रोज प्रैक्टिस करते हैं, आप डेली प्रैक्टिस करते हैं। आपसे अच्छा कोई नहीं करेगा, ये यकीन रखिए। 100 200 300 क्वेश्चन रोज देख डाला करिए, प्रैक्टिस कर डाला करिए, जहां से भी क्वेश्चन मिले फाड़ फूड़ के उसको रख दीजिए, कागज को नहीं, क्वेश्चन को पोस्टमार्टम कर डालिए, उसका देख डालिए कहां से बना, क्यों बनाया, कैसे बना, क्या पूछा, सब कर डालिए। वर्ष 1992 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा बाल श्रम उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आईपीईसी प्रारंभ किया गया। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा ये शुरू किया गया 1992 में। क्या ये सही है? बिल्कुल सही बात है। और इस कार्यक्रम में शामिल होने वाला प्रथम देश अमेरिका था। 1992 में जब ये शुरू हुआ कार्यक्रम, तो इसके अंतर्गत प्रथम देश जो था वो कौन था? वो भारत था। इसी कारण से ये पूछा ही जा रहा है। थोड़ा सा देखिए, ये अमेरिका का प्रथम होना हमारे लिए उतना महत्व नहीं रखता, लेकिन भारत का प्रथम होना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए। इस कारण से ये प्रश्न बनाया गया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो द्वितीय विश्व युद्ध के काल में भी कार्य करती रही थी, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। आप सोचिए, द्वितीय विश्व युद्ध के समय भी काम कर रही थी। अंतर सरकारी एजेंसी के रूप में श्रमिकों की स्थिति में सुधार करने के लिए, उनकी जीवन को गुणवत्ता युक्त बनाने के लिए, उनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति सबको सही करने के लिए, श्रमिक मालिक और सरकार के बीच में हेल्प को प्रबल करने के लिए, विभिन्न प्रकार के हेल्प को प्रबल करने के लिए, मजबूत करने के लिए सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो संगठन है वो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, उत्तर दीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई थी और दूसरा है कि 1977 में इसकी 50वीं वर्षगांठ पर इसको नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। इसकी जो स्थापना हुई थी, ये बिल्कुल सही बात है कि इसकी स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई थी, लेकिन 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। और 1919 में अगर आपको याद है स्थापना हुई थी तो 50 साल पूरे होंगे 1969 में, और 50 साल जब पूरे होंगे 1969 में तो 77 में कैसे दिया जाएगा? तो दूसरा गलत है, पहला सही है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1969 की बात है, इसने 50 वर्ष पूरे किए थे और इस 50 वर्ष पूरे करने के अवसर पर 1969 में इसको नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। 14 दिसंबर 1946 को इसे संयुक्त राष्ट्र का अंग स्वीकार किया गया था, यानी कि उसके पहले अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन
काम कर रहा था, और संयुक्त राष्ट्र का अंग बाद में बना है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ ही नहीं था, तो अंग कैसे बन जाता। अगला प्रश्न, किस संस्था को वर्ष 2005 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। अब 2005 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया, मैं यहाँ पर क्यों आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, जैसे किसी भी कारण से ये चर्चा में आएगी तो आपसे पूछ लिया जाएगा, और ये था अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी आईएईए को 2005 में अंतरराष्ट्रीय स्तर का जो सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल शांति पुरस्कार ये दिया गया था, और उस समय इसके महानिदेशक हुआ करते थे मोहम्मद अल-बरदेई, और परमाणु हथियार के अप्रसार में उत्कृष्ट योगदान के लिए उनके साथ में अल-बरदेई के साथ में इनको ये पुरस्कार दिया गया था। 1997 से लगातार 3 कार्यकाल ये आईएईए के महानिदेशक रहे थे मोहम्मद अल-बरदेई। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो मोहम्मद अल-बरदेई उस समय थे और इनको संयुक्त रूप से दिया गया था इसके साथ। अगला जो प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का प्रधान कार्यालय कहां पर है। वही आईएईए, और आईएईए का प्रधान कार्यालय ऑस्ट्रिया में पड़ता है, एक स्थान वियना में है, ये बिल्कुल सही है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। भारत के डॉक्टर एच.जे. भाभा संगठन के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। तो डॉक्टर एच.जे. भाभा जो है ये इसके अध्यक्ष रह चुके हैं अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण के। और होमी जहांगीर जो भाभा थे ये भारत के महान परमाणु वैज्ञानिक थे। पहले हम लोगों को बचपन में 4 वैज्ञानिकों के नाम याद कराया जाता था। तो होमी जहांगीर भाभा, मेघनाथ साहा, है ना, और 2 नाम जरा आप बताइए। एपीजे अब्दुल कलाम का नाम उस समय हम लोग नहीं याद करते थे, है ना। तो मेघनाथ साहा, होमी जहांगीर भाभा और विक्रम साराभाई, ऐसे वैज्ञानिकों का नाम याद कराया जाता था ना। तो जरा 1-2 नाम आप बताइएगा, जैसे बचपन में याद करते ना, चा नेम ऑफ 4 फ्लावर्स, नेम ऑफ 4 वेजिटेबल्स, नेम ऑफ 4 सिटीज, ऐसे जरा बताइएगा। नेम ऑफ 4 साइंटिस्ट, जरा इसको बताइएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप प्रैक्टिस के लिए कुछ भी हो जाए समय निकालिए, 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कम से कम रोज किया कीजिए, एमसीक्यूज की। और इतना आप करेंगे तो प्रीलिम्स के खिलाड़ी आप बन जाएंगे 2 महीने 1 महीने के अंदर ही। 1 महीने 200 क्वेश्चन रोज देखेंगे, जानते कितने क्वेश्चन तैयार होंगे? कम से कम 20,000। 6,000 तो डायरेक्टली तैयार होंगे और 20,000 क्वेश्चन और आपके जो एक्स्ट्रा तैयार हो जाएंगे। तो खूब ज्यादा करिए प्रैक्टिस। और हथियार रखने से कुछ नहीं होता, हथियार चलाना आना चाहिए। आपके कमरे में सब भरा पड़ा होगा, आपकी जो टेबल है उस पर बहुत सारे क्वेश्चन की बुकलेट रखी होगी, लेकिन आप उसको करेंगे नहीं तो क्या होगा। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का प्रमुख उद्देश्य परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को प्रोत्साहन देना है। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट है। और दूसरा है कि यह संस्था रासायनिक हथियारों का बढ़ावा देती है। पहला तो सही है, लेकिन अगर शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा दे रही तो रासायनिक हथियार कौन सा रंगा क्या है जो इनको देगी? ये कोई स्पेशल है क्या? ये भी तो नालायक है। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका डेली 30 का आज का जो प्रश्न है, ये सब प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सब प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इन प्रश्नों को अगर आप ऐसे करते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा जब आप बिल्कुल माहिर हो जाएंगे इन सब में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी? मैं इसके पीछे इसलिए पड़ गया कि मुझे लग रहा है इससे प्रश्न पूछा जाएगा। तो 29 जुलाई 1957 को इसकी स्थापना की गई थी। सम्मेलन पहले किया गया 56 में ही, फिर 29 जुलाई 1957 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसके बारे में बात की जाए तो अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की संविधि का प्रारूप संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में बुलाया गया एक सम्मेलन जो 26 अक्टूबर 1956 को हुआ, तभी स्वीकृत हुआ। और सम्मेलन उसके बाद में जब सम्मेलन हो गया तो 29 जुलाई 1957 को इसकी स्थापना कर दी गई। ठीक है, और ये ध्यान रखना आप, इंपॉर्टेंट है, कभी आपसे पूछा जा सकता है। अगला जो प्रश्न है, बताइए, इसका उत्तर दीजिए। किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र उप महासचिव के पद का सृजन किया गया? संयुक्त राष्ट्र उप महासचिव, महासचिव तो पहले हुआ करते थे, लेकिन उप महासचिव के पद का सृजन कब किया गया? तो महासचिव पद के दायित्वों को संवारने, उनमें कुशलता लाने, थोड़ा सा प्रेशर कम हो पाए, 1988 में उप महासचिव के पद का भी सृजन किया गया। और
प्रथम नियुक्ति कनाडा की लुईस फ्रेचिट की इसमें की गई थी। किसकी की गई थी? लुईस फ्रेचिट की प्रथम नियुक्ति इसमें की गई थी, लुईस फ्रेचिट। और लुईस फ्रेचिट जो थे ये कनाडा के लुईस फ्रेचिट की इसमें नियुक्ति की गई थी। और संयुक्त राष्ट्र उप महासचिव के रूप में उन्होंने जब कार्यभार संभाला तो ये 1988 की बात है। और ये कनाडा की राष्ट्रीय सुरक्षा उप मंत्री थी, ये फीमेल है तो ये मंत्री भी वहां पर रह चुकी थी। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। और इनकी नियुक्ति अभी हुई है तो ये 31 दिसंबर 2022 तक यही रहेंगे, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। कभी कभी हमको लगने लगता है कि चेंज तो नहीं हो गए, तो 31 दिसंबर 2022 तक एंटेरियो गुटेरेस ही रहेंगे। याद रखिए अगर ये जिंदा रहे और किसी कारण से इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। 1 जनवरी 2017 से इनकी नियुक्ति हुई है। 1 जनवरी 2017 से इनकी नियुक्ति हुई है, यानी कि इनका कार्यकाल कितने दिन का होगा? 18, 19, 20, 21, 22, 5 साल का इनका कार्यकाल होगा। और इन्होंने शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त के तौर पर भी काम किया है। ठीक है। और ये पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। पीएम आप पुर्तगाल रहे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो करंट अफेयर का प्रश्न है। और करंट अफेयर का पहला प्रश्न है, हाल ही में बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? बहलर जो टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड है, ये वर्ल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी इंडिया टर्टल प्रोग्राम का नेतृत्व करने के लिए नामित किया गया था उनको, शैलेंद्र सिंह को। तो उन्हीं को ये पुरस्कार दिया गया है, शैलेंद्र सिंह को। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये पुरस्कार कछुआ संरक्षण से संबंधित है। आईयूसीएन के द्वारा कछुआ और मीठे पानी के कछुए, विशेषकर जैसे जो कछुआ संरक्षण के क्षेत्र में कछुआ संरक्षण कोष के बारे में, इन सब क्षेत्रों में जो काम करते हैं उनके लिए, कछुआ संरक्षित जो करते हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार 2006 में अंतर्राष्ट्रीय कछुआ संरक्षण और जीव विज्ञान में उत्कृष्ट उपलब्धियों, योगदान और नेतृत्व उत्कृष्टता को महत्व देने के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। कछुआ के बारे में थोड़ी सी बात करते अलग सा लग रहा था, लेकिन कछुआ बड़े, देखिए ये 300 साल से ज्यादा जीने वाले होते हैं। और इसका कारण ये होता है ये एनर्जी अपनी वेस्ट नहीं करते, एनर्जी कंजर्वेट रखते हैं, बिल्कुल शांत पड़े रहते हैं चुपचाप। तो आप भी पढ़ाई केवल करिए, इधर उधर एनर्जी बर्बाद मत करिए। कई बार जैसे निश्चित एनर्जी है और आप अन्य कार्यों में उसको बर्बाद कर देते हैं, और आपके पास एनर्जी नहीं रहेगी तो आप पढ़ाई कैसे करेंगे? बात समझ में आ रही है? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और उसका उत्तर खोजते हैं। हाल ही में किस स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन दिया गया? और ये स्टेशन है चंडीगढ़। चंडीगढ़ को जो ये दिया गया है, ये क्यों दिया गया है? वो इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पर उच्च गुणवत्ता युक्त पौष्टिक भोजन आपको मिल जाता है। चंडीगढ़ घूमने जाइए, बढ़िया शहर है। इंडिया का सबसे प्लांट जो शहर है उनमें से चंडीगढ़ की बात की जाती है। जितने भी बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर हैं जो कुछ ज्यादा पैसा ऐसा कमा लेते हैं, बाद में चंडीगढ़ में बढ़िया सा, चंडीगढ़ जाइए आप देखिए, ऐसे ऐसे बिल्कुल क्रॉस रोड्स आपको बिल्कुल प्लांट वे में बसा हुआ शहर मिलेगा ये। तो वहां पे आपको ये स्टेशन भी मिलेगा साफ सुथरा। वहां का एयरपोर्ट पे जब आप जाएंगे बड़ा साफ सुथरा, छोटा सा प्यारा सा एयरपोर्ट साफ सुथरा आपको मिल जाएगा। एयरपोर्ट खैर साफ सुथरे सब कहीं के रहते हैं। अब मैं सऊदी वाले एयरपोर्ट पे गया नहीं हूँ, पता नहीं वहां का कैसा रहता है, लेकिन यहाँ के तो ठीक ही एयरपोर्ट है। दिल्ली एयरपोर्ट भी काफी अच्छा है। तो वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन की तर्ज पर इसको भी अपग्रेड करने के लिए चुना गया है, जो यहाँ का चंडीगढ़ का रेलवे स्टेशन है। तो रेलवे स्टेशन भी यहाँ का बढ़िया है। रेलवे स्टेशन मुझे याद नहीं आ रहा है उस समय कैसा था, मैं एक बार गया था। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में एड एशिया 2021 में एशियन फेडरेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? तो एड एशिया 2021 एडवर्टाइजमेंट, एड फॉर एडवर्टाइजमेंट है। तो भारतीय विज्ञापन जगत के रमेश नारायण है, इनको अभी एड एशिया 2021 में एशियन फेडरेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये जो रमेश है, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन ग्लोबल चैंपियन अवार्ड, ये सब अवार्ड भी मिले। अवार्ड का नाम मत याद रखिएगा, लेकिन इनका क्षेत्र मत भूलिएगा, ये किससे रिलेटेड है। कभी कभी प्रश्न पूछे जाते हैं ना सुमेलित करने में कि व्यक्ति और उनका व्यवसाय किससे वो रिलेटेड है, तो उसमें ये पूछा जा सकता है।
अगला जो प्रश्न है, गीता गोविंदा जयदेवा डिवाइन ओडिसी, ये पुस्तक के लेखक कौन है? इसका जब नाम मैंने पढ़ा तो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग किताब ये लगी। किताब तो मैं नहीं पढ़ पाया हूँ, कभी अवसर मिलेगा तो मैं पढ़ूंगा। डॉक्टर उत्पल के बनर्जी, मुझे पढ़ने का शौक है, मेरे पास है 200-300, 200 से ऊपर ही, 300 मैं नहीं कह सकता क्योंकि 230-35 नॉवेल्स है मेरे पास। ये वो वाली नहीं, मतलब वो तिलिस्मी वाली नहीं, साहित्यिक प्रकार की हैं, ज्यादातर हिंदी की हैं, कुछ एक अंग्रेजी की भी हैं, विदेशी राइटर्स की भी हैं, ट्रांसलेटेड भी हैं, और हिंदी में बहुत सारी हैं। कमलेश्वर की सारी पूरी सीरीज है ना, और बहुत सारे लेखक हैं जिनकी सीरीज है, उनको मैंने पढ़ा है। तो वो आप भी पढ़िए, है ना। मैं नहीं दूंगा क्योंकि किताब अगर कोई ले लेता है तो दोबारा देता नहीं है। चेखव ने कहा था कि किताबों की चोरी चोरी नहीं होती है, तो ज्यादातर लोग इसी सिद्धांत पे विश्वास करते हैं, किताब चुरा लेते हैं, तो देता नहीं। मैंने आज तक जिसको जो किताब दी है वापस किसी ने नहीं किया है, पता नहीं किताब इतनी अच्छी थी कि वो बहुत बड़े मेहमान थे। किस बैंक ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र को ऋण सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के साथ समझौता किया? ये कौन सा बैंक है? और ये बैंक है एचडीएफसी बैंक। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एचडीएफसी बैंक ने ऐसा किया है, एचडीएफसी बैंक। और एचडीएफसी बैंक ने जो ये किया है वो क्या करेगा, पूरे देश भर में औद्योगिक क्षेत्र में ये सहायता करेगा एमएसएमई की, है ना। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम से समझौता हुआ है, तो इसके बारे में बात करें तो ये भारत सरकार का एक आईएसओ 9001-2015 प्रमाणित उद्यम है। और एचडीएफसी बैंक के बारे में बात करें तो ये मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है, और शशिधर जगदीशन इसके सीईओ हैं। और एचडीएफसी बैंक की टैगलाइन है, बी अंडरस्टैंड योर वर्ड। बढ़िया सर्विस है इनकी, है ना, तो ये बढ़िया है, ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न ही भी बढ़िया है। अगला जो प्रश्न है, स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत की विकास को 2021-22 में कितना रहने का अनुमान लगाया? विकास मतलब विकास दर को कितना रहने का अनुमान। वैसे भारत में विकास की जब बात होती है तो तुरंत आप समझ रहते हैं, चुटकुले बनने लगते हैं। तो ये अनुमान लगाया है 9.5% का। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। पहले इसने जो अनुमान लगाया था वो अनुमान था केवल 7% का। अब इसने कहा नहीं, ये अनुमान 22-23 के लिए 7% ही है। अभी इसको जो ये अनुमान इन्होंने लगाया है वो 9.5 है, याद रखिएगा। और 22-23 में ये अनुमान इन्होंने लगाया कि 7% रहेगा। 21-22 का 9.5%, 22-23 में 7% रहने का अनुमान है। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न पर ध्यान दीजिए। प्राण या प्राणा नामक पोर्टल का संबंध किससे है? ये हिंदी में भी आप लिखेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा, प्राण। तो ये किससे संबंधित है? वायरल बुखार से, सड़क दुर्घटना से, कोरोना के बचाव से, या वायु प्रदूषण के नियमन से? तो एयर पोल्यूशन रेगुलेशन से ये रिलेटेड है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म है पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज। ये इसका प्राण का फुल फॉर्म है। और पोर्टल जो है ये बनाया गया है prana.cpcb.gov.in, और शहर की हवाई कार्य योजना के कार्यान्वयन की भौतिक और वित्तीय स्थिति पर यह नजर रखेगा। साथ साथ में जनता को वायु गुणवत्ता पर जानकारी मिल सके और जानकारियों को प्रसारित करेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, हाल ही में कितने उत्तराखंड के राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया? कौन राज्यपाल था ये आप जानते होंगे, तो ये हो जाएगा, और ये थी बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य का संबंध कहां से है? उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो ये आगरा से रिलेटेड संबंधित है ना। तो बेबी रानी मौर्य ने अपने कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया है। उत्तराखंड की ये राज्यपाल थी और 2 साल अभी इनका कार्यकाल बचा था, और इन्होंने इस्तीफा कहा कि हम व्यक्तिगत कारणों से दे रहे हैं। हो सकता है कई बार राजनीतिक कारणों से दिलाया जाता है और व्यक्तिगत कारण बताए जाते हैं। और ये उत्तर प्रदेश में आगरा की मेयर भी रह चुकी हैं, इसके रूप में कार्य इन्होंने किया है। संविधान का अनुच्छेद 167 देखें तो राज्यपाल और राज्य मंत्रिपरिषद के बीच मुख्यमंत्री एक कड़ी के रूप में कार्य करता है ना। तो संविधान के 167 के तहत राज्यपाल और राज्य मंत्रिपरिषद के बीच मुख्यमंत्री होता है, और राज्यपाल क्या करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति यही करता है। ठीक है, और मुख्यमंत्री द्वारा महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य चुनाव आयोग, इन सबके अध्यक्षों की नियुक्ति, सदस्यों, इनके अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में सलाह किसको दी जाती है? राज्यपाल को। और नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल ही करता है।
तो ये मैं आपको बताना चाहता था क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है वो है कि चंद्र विज्ञान कार्यशाला 2021 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला, और इसका आयोजन चंद्रमा की कक्षा में चंद्रयान के संचालन के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में किया गया है। तो ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। चंद्र विज्ञान कार्यशाला के बारे में बात करें तो 6 सितंबर 2021 को ये शुरू हुई है, 2 दिन चली, 6 से 8 सितंबर, और छात्र, शिक्षाविद, संस्थान सबने इसमें पार्टिसिपेट किया। ठीक है, और ये स्पेस क्राफ्ट पर इमेजिंग और अन्य वैज्ञानिक उपकरणों तब से उत्कृष्ट उपयोगी डेटा प्रदान कर रहे हैं जब से इसको छोड़ा गया है, तो उसके बारे में इसमें चर्चा की गई। 9000 से अधिक परिक्रमाएं इसने पूरी की हैं, और तब से ये सब इनके जो इसके क्राफ्ट है, इमेजिंग और अन्य वैज्ञानिक जो उपकरण हैं, ये सब काम कर रहे हैं। तो इस पर चर्चा की गई कैसे कर रहे हैं। और अंतिम प्रश्न है आज के करंट अफेयर का। आपको बताना चाहता हूं कि आप टेस्ट सीरीज जरूर करिए। इसके लिए हमारी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं, बाध्यता नहीं है, ये केवल इंफॉर्मेशन है, और ये इंफॉर्मेशन देना मेरा कर्तव्य है क्योंकि हमारी टीम इसके लिए बहुत मेहनत करती है। निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2021 के अंतिम सप्ताह में आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है? और ये देश है श्रीलंका। मैंने आपको बताया था कि श्रीलंका में भुखमरी फैल गई और वहां पर खाने की समस्या हो गई थी। वहां पर धीरे धीरे अब आर्थिक आपातकाल की भी स्थिति आ गई है। भाई अर्थ तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, अगर अर्थ नहीं रहेगा तो आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। पैसा ही होता तो ये समस्या क्यों होती। तो खाद्य कीमतों की बढ़ती हुई दर और मुद्रा का अवमूल्यन, घटता विदेशी मुद्रा भंडार, श्रीलंका सरकार परेशान, और उसने आर्थिक आपातकाल की घोषणा अगस्त 2021 के अंतिम सप्ताह में इसने कर दी। तो अगस्त 2021 के अंतिम सप्ताह में पूछा जा सकता है कहां पर हुई। श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं गोतबाया राजपक्षे। चीन से बहुत ये लस रहे थे, चाइना काम इनको नहीं आ रहा है ना। तो आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए सेना को भी बुलाना पड़ा। जो आर्थिक संकट यहाँ पर उत्पन्न हुआ है उसमें पर्यटन उद्योग जो कोविड-19 के कारण तबाह हो गया, इस कारण से वहां पे लोगों की आय नहीं रह गई, देश की आय नहीं रह गई। सकल घरेलू उत्पाद में 10% से अधिक का प्रतिनिधित्व वहां पे पर्यटन उद्योग ही करता है, तो ये गड़बड़ा गया, है ना। और जुलाई 2021 में घटकर $2.8 बिलियन हो गया। 2019 में देखा जाए तो $2.7 बिलियन था। तो जो ये अंतर आ रहा है पर्यटन उद्योग का, तो छोटे छोटे लोग भी इससे रोजगार पाते हैं, उनका खर्चा चलता है। साथ में श्रीलंकाई जो मुद्रा है उसमें 8% की गिरावट आ गई। तो ये जो गिरावट आ रही है, इसकी वैल्यू पैसे की डिक्लाइन हो रही है, कमी हो रही है, उसमें घटोतरी हो रही है, इन सब के कारण, और वहां की खाद्य आपूर्ति को पूरा करने के लिए आयात पर उनकी निर्भरता रहती है, और कीमत वहां पर जब उनके पैसे की घट रही है, बाहर से वो कैसे मंगाएंगे, आय भी नहीं है, तो वहां पे पहले फूड की समस्या हुई, अब तो आर्थिक आपातकाल भी हो गया। तो ये आपको कैसा लगता है जरूर बताएं, लोगों को शेयर करें और मैक्सिमम शेयर करें, और तैयारी करते रहें पूरे जोश खरोश के साथ, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए। खूब अच्छे से खाएं, पिए, पिए वाले का मतलब वो वाला पीना नहीं है, पानी पिए, दूध पिए, जूस पिए, और खूब अच्छे से पढ़ें। थैंक यू सो मच।